ये आज का प्रश्न है कि द्वितीयक वृद्धि से आप क्या समझते हैं और उपयुक्त चित्रों की सहायता से द्विबीजपत्री पौधे के जड़ में पाए जाने वाली द्वितीयक वृद्धि की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। हमने आपको इससे पहले भी तने के द्वितीयक वृद्धि के विषय में बताया है कि शीर्षक विभेदक कोशिकाओं के विभाजन एवं परिवर्धन के फलस्वरूप प्राथमिक वृद्धि होते हैं। डाइकाट प्लांट में पार्श्वीय विभेदक के कारण और रूट एंड स्टेम की मोटाई में वृद्धि होती है। यह वैस्कुलर टिश्यू के मध्य स्थित वैस्कुलर कैम्बियम और कॉर्टेक्स या पेरिसाइकिल में स्थित कॉर्टेक्स कैम्बियम की वृद्धि के कारण होते हैं। देखिए एपिडर्मिस, ये कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम, प्राइमेटियोयम, then secondary growth in dicot root, formation of vascular cambium and activity, यानी कि संवहन यथा का निर्माण और क्रियाशीलता। जब पौधे की उम्र 1 वर्ष हो जाती है तो 1 वर्ष के पश्चात रेडियल वैस्कुलर बंडल में फ्लोएम के नीचे स्थित पैरेन्काइमेटस कनेक्टिव टिश्यू की कोशिकाएं मेरिस्टेमेटिक होकर के सेकेंडरी ग्रोथ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये कनेक्टिव टिश्यू की कोशिकाएं मेरिस्टेमेटिक हो करके सेकेंडरी कैम्बियम का निर्माण करती है। प्रोटोजाइलम के बाहर स्थित पेरिसाइकिल की कोशिकाएं भी मेरिस्टेमेटिक हो जाती हैं। इसके फलस्वरूप सेकेंडरी वैस्कुलर कैम्बियम का एक लहरदार, ये देख रहे हैं ना, सेकेंडरी वैस्कुलर कैम्बियम का एक लहरदार भाग वलय बन जाता है। क्लियर? देन इसके पश्चात वैस्कुलर कैम्बियम की कोशिकाएं परिधि के समांतर विभाजित होती हैं।
वैस्कुलर कैम्बियम की सेल्स, वैस्कुलर कैम्बियम की सेल्स में परिधि के समांतर परिधि के समांतर अर्थात स्पर्श रेखीय तल में विभाजन होता है, अर्थात स्पर्श रेखीय तल में विभाजन होता है। कहां पर? स्पर्श रेखीय तल में विभाजन होता है और फ्लोएम के नीचे स्थित वैस्कुलर कैम्बियम की कोशिकाएं पहले सक्रिय होकर के, वैस्कुलर कैम्बियम की कोशिकाएं, वैस्कुलर कैम्बियम की कोशिकाएं पहले सक्रिय होकर, वैस्कुलर कैम्बियम की कोशिकाएं पहले सक्रिय होकर केंद्र की ओर सेकेंडरी जाइलम का निर्माण करने लगती हैं। केंद्र की ओर सेकेंडरी जाइलम का निर्माण करने लगती हैं। सेकेंडरी जाइलम का निर्माण करने लगती हैं, जिससे कैम्बियम कोशिकाएं बाहर की ओर खींचने लगती हैं, जिससे कैम्बियम की सेल्स बाहर की ओर खींचने लगती हैं। ठीक, कैम्बियम की कोशिकाएं जो है किधर खींचने लगती हैं? बाहर की ओर खींचने लगती हैं। इसके फलस्वरूप वैस्कुलर कैम्बियम रिंग गोलाकार हो जाता है। इसके फलस्वरूप वैस्कुलर कैम्बियम रिंग गोलाकार हो जाता है। ऐसा हो जाता है, गोलाकार हो जाता है। वैस्कुलर कैम्बियम रिंग के गोलाई में आ जाने के पश्चात वैस्कुलर कैम्बियम के गोलाई में आ जाने के पश्चात, यानी कि जब वैस्कुलर कैम्बियम गोलाई में आ जाती है तो वैस्कुलर कैम्बियम के गोलाई में आ जाने के पश्चात
कोशिकाओं से सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम क्रमशः 2:1 के अनुपात में बनने लगते हैं। कौन 2:1 के अनुपात में बनने लगते हैं? वैस्कुलर यानी कि कैम्बियम कोशिकाओं से सेकेंडरी जाइलम, कैम्बियम सेल्स से सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम बनने लगते हैं। सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम बनने लगती हैं किस अनुपात में? 2:1 के अनुपात में। ये 2:1 के अनुपात में बनती है। कितने अनुपात में बनती है? 2:1 के अनुपात में बनती है। और कुछ स्थानों पर वैस्कुलर कैम्बियम के विभाजन से बनने वाली कोशिकाएं कुछ स्थानों पर वैस्कुलर कैम्बियम के विभाजन से बनने वाली कोशिकाएं विभाजन से बनने वाली कोशिकाएं पैरेन्काइमेटस बनी रहती हैं। पैरेन्काइमेटस मतलब मृदुकीय बनी रहती है। पैरेन्काइमेटस बनी रहती है। ये सेकेंडरी जाइलम या सेकेंडरी फ्लोएम में रूपांतरित नहीं होती। ये सेकेंडरी जाइलम या फ्लोएम में रूपांतरित नहीं होती। और इन्हें सेकेंडरी मज्जा रश्मि या इन्हें जाइलम फ्लोएम रश्मि कहते हैं। इन्हें मज्जा रश्मि या जाइलम फ्लोएम रश्मि, ये देख रहे हैं जो रे निकल रही किरण, या जाइलम फ्लोएम रश्मि करते हैं।
ये पार्श्वीय संवहन में सहायक होती है। ये पार्श्वीय संवहन में सहायक होती हैं। क्लियर? देन कार्क कैम्बियम का निर्माण और क्रियाशीलता, फॉर्मेशन ऑफ कार्क कैम्बियम एंड एक्टिविटी, फॉर्मेशन ऑफ कार्क कैम्बियम एंड एक्टिविटी। फॉर्मेशन ऑफ कार्क कैम्बियम एंड एक्टिविटी। सेकेंडरी वैस्कुलर टिश्यू बनने के कारण बाहरी टिश्यू पर दबाव बढ़ जाता है। क्लियर? यानी कि जब सेकेंडरी वैस्कुलर टिश्यू बन जाते हैं तो जो बाहर के ऊतक हैं उन पर दबाव बढ़ जाता है। इसको आप लिखेंगे कि सेकेंडरी वैस्कुलर टिश्यू बनने के कारण सेकेंडरी वैस्कुलर टिश्यू बनने के कारण, सेकेंडरी वैस्कुलर टिश्यू बनने के कारण बाहरी ऊतकों पर दबाव बढ़ जाता है। बाहरी ऊतकों पर दबाव बढ़ जाता है। बाहरी ऊतकों पर दबाव बढ़ जाता है तो पेरिसाइकिल की कोशिकाओं का घेरा सक्रिय होकर विभ्योतक हो जाता है। तो पेरिसाइकिल है, ये पेरिसाइकिल की ये कोशिकाएं जो है इसका घेरा देख रहे हैं ना, ये जो घेरे जो इसके बढ़ रहे हैं तो विभ्योतक हो जाती है। तो पेरिसाइकिल की कोशिकी सेल्स का घेरा बढ़ जाता है और ये विभ्योतक हो जाती है। ये विभ्योतक हो जाती है। क्लियर? कैसे हो जाती है? विभ्योतक हो जाती है। इसके फलस्वरूप कार्क कैम्बियम बनती है। इसके फलस्वरूप कार्क कैम्बियम बनती है। कार्क कैम्बियम कोशिकाओं के विभाजन से बाहर की ओर, कार्क कोशिकाओं के विभाजन से बाहर की ओर कार्क कोशिकाओं के विभाजन से बाहर की ओर कार्क और केंद्र की ओर सेकेंडरी कॉर्टेक्स का निर्माण होता है। कार्क एंड
केंद्र की ओर किसका निर्माण होता है? सेकेंडरी कॉर्टेक्स का। सेकेंडरी कॉर्टेक्स का निर्माण होता है। क्लियर? कार्प की कोशिकाएं सुबेरिन युक्त होती हैं। तो ये कार्प है, एक कार्प की कोशिकाएं सुबेरिन युक्त होती हैं। कार्प की कोशिकाएं सुबेरिन युक्त होती हैं। सुबेरिन युक्त होती हैं। कैसी होती हैं? सुबेराइज्ड होती हैं। अतः कार्प कैम्बियम के बाहर के सभी ऊतक मृत हो जाते हैं। जो कार्प के बाहर की ओर कोशिकाएं होती हैं, टिश्यू होते हैं, वो सभी कैसे हो जाते हैं? मृत हो जाते हैं। अतः कार्प के बाहर के सभी ऊतक मृत हो जाते हैं। अतः कार्प के बाहर के सभी ऊतक मृत हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? मृत हो जाते हैं, नॉन लिविंग हो जाते हैं। और एक जो लेयर बन जाती है, उनकी मृत कोशिकाओं की लेयर बनने लगती है और ये पृथक हो जाती है। इनकी एक पर्पल ब्रैकेट में आप लीजिए छाल बन जाती है और ये पृथक हो जाती है। कैसे हो जाती है? पृथक हो जाती है। सेकेंडरी कॉर्टेक्स की कोशिकाएं पैरेंटाइमेटस द्विबीजपत्री पौधे के जड़ में सेकेंडरी ग्रोथ और उसके पश्चात बनने वाले कैम्बियम और कार्प कैम्बियम की क्रियाशीलता को देखा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। धन्यवाद।